स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल समथिंग न्यू पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं तथा अम्ल एवं क्षारक परस्पर एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं किस प्रकार होती हैं और देखेंगे सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। उसके आगे देखेंगे हम जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक का क्या होता है, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, लवण क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। इसके आगे हम देखेंगे विरंजक चूड़, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब के बारे में देखेंगे और चैप्टर के एंड में हम जानेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है जब उनको अम्लीयता ज़्यादा हो गई है तो आप क्या देंगे। ऑब्वियस है कि आप उन्हें क्षार जैसा, जिसमें क्षार उपस्थित हो, ऐसा कुछ देंगे। और नींबू और सिरका में तो अम्ल होता है तो उसे हम दे नहीं सकते, तो हम बेकिंग सोडा का घोल दे सकते हैं, हल्की मात्रा दे सकते हैं क्योंकि ये हल्का क्षारीय होता है। उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अम्ल कौन सा है, क्षार कौन सा है। आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। हाँ बिल्कुल, हम जानते हैं कि जब अम्लीयता बढ़ गई है और क्षार उसको समाप्त कर सकता है तो हम अम्लीय चीज़ों को ना देकर क्षारीय चीज़ देंगे। याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं अम्ल जो है लिटमस पेपर को लाल कर रहे हैं। अम्ल के पीछे ला होता है तो ये देखिए वो लिटमस पेपर को क्या करेगा, अम्ल जो है लिटमस पेपर को लाल कर रहा है और अम्ल के पीछे क्या होता है, ला, मतलब लाल। इससे आप याद रख सकते हैं। और क्षार जो है लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। इससे आप याद रख सकते हैं। ट्रिक समझिए इसको। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक है। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है। हल्दी और लिटमस पे आप कभी देखिए जब खाने का दाग लग जाता है जिसमें हल्दी होती है तो हम उसको जब धुलने जाते हैं तो उसमें कोई अपमार्जक या धावन सोडा डालते हैं तो वो लाल कलर हो जाता है, वो चेंज करता है कलर, क्योंकि हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, जो कि अगर पीला रहता तो जब हम उसको धुलने के लिए साबुन उस पर डालते हैं, अपमार्जक डालते हैं तो भूरा लाल हो जाता है। लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल के धोने के पश्चात वह फिर से पीला हो जाता है क्योंकि उस पर से क्षार हट जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित यानी सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज या फिनोल्फ्थालीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्राकृतिक सूचक में आप लिटमस और टर्मरिक का यूज कर सकते हैं, और अगर आप नहीं सिंथेटिक सूचक यूज करना चाहते हैं, इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं, तो उसमें से अगर एग्जाम में पूछा भी जाए सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम बताइए तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फ्थालीन हो जाएंगे। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ एक
येलो बॉक्स में दिया गया, इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं लिटमस पेपर के बारे में? आपको लिटमस के बारे में बताया गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक है। अगर पूछा जाए लिटमस विलयन का कलर क्या होता है तो बैगनी होता है, जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधों से पाया जाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये पौधों के मतलब उनकी जातियों के प्रकार हैं, तो उसमें से थैलोफाइटा समूह का है ये, लीचेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय, तब यह बैगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पिटूनिया तथा जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलयन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करती हैं। मतलब ये भी प्राकृतिक सूचक हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। आगे है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। आइए इसको समझते हैं। यहाँ एक्टिविटी 2 यहाँ प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, मतलब प्रयोगशाला में कैसे इसको क्या करते हैं ये दिखाया गया है। एक्टिविटी 2.1 दी गई है। विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH टेकन ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH टेकन ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। ऊपर दिए गए प्रत्येक विलयन की एक बूंद वॉच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उनकी जांच कीजिए। लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनोल्फथलीन एवं मेथिल ऑरेंज विलयन के साथ विलयन के रंग में क्या परिवर्तन हुआ? ये सब सूचक हैं। फेनोल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज, नीला लिटमस, लाल लिटमस, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक हैं। तो ये एक्टिविटी करनी है आपको। आगे दिया गया है विलयन का नमूना, जैसे कि आप अगर लेंगे किसको, HCl को लेंगे और HCl हम जानते हैं अम्ल है, तो ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, ये लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जब वो लाल या नीला कुछ भी नहीं होता तो उसको अम्ल क्या करता है? लिटमस पेपर को लाल कर देता है। रंग में अगर लाल है तो पहले से ही तो उसको क्या करेगा? लाल लिटमस क्या करेगा? तो कुछ नहीं करेगा। अगर नीला है तो उसको लाल कर देगा। तो उसी तरीके से फेनोल्फथलीन विलयन में क्या करेगा? मेथिल ऑरेंज में क्या करेंगे? ये एक्टिविटी करके देखनी है। रंग में परिवर्तन के द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। अगर लाल कर देता है तो वो अम्ल है और नीला करता है तो वो क्षारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। एक्टिविटी 2.1 दी गई है। बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। मतलब कपड़े को 2 टुकड़े में बांटिए और उनके गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर इनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलयन की कुछ बूंदें एवं दूसरे पर तनु NaOH विलयन की कुछ बूंदें डाली। HCl अम्ल है, NaOH क्षार है। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की जांच कीजिए। अपने प्रेक्षण को लिखिए। अब थोड़ा तनु वैनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलयन एवं दूसरी में तनु NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लीजिए। दोनों में तनु वैनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए। इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल यानी क्लोव ऑयल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कीजिए। अपने प्रेक्षण को लिखिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वैनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसी गंधीय सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। प्याज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसी अभिक्रिया करते हैं? यदि अम्ल और क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए, क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो कैसी अभिक्रिया होगी?
एक्टिविटी 2.3 दी गई है। चित्र 2.1 में 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। एक परख नली में लगभग 5 ml, ये आपको फिगर दिया गया है 2.1, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसी की बात ऊपर कर रहे हैं। एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं उसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़े की सतह पर आप क्या देखते हैं? उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं? जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाने से क्या होता है? आप देखते हैं आग में फटफट की आवाज आई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास ले जाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं? कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3, CH3COOH के साथ क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न। यहाँ पे वो एक्टिविटी का सेटअप दिया गया है कि कैसे सेटअप आपको बनाना है। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है। यानी जो गैस हमें मिल रही है वो कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। और जब हम जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास ले जाएंगे तो फट फट की आवाज आएगी। और एक यौगिक बनता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल प्लस धातु टेंड्स टू लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब अम्ल की जब धातु से अभिक्रिया कराई जाएगी तो हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं? जैसे कि ऊपर हमने जो भी किया, HCl का किया या जिनका भी किया, अगर हम देखें अम्ल यानी कि HCl की अभिक्रिया किसी से कराते हैं, जैसे कि किसी धातु से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा ये बताना है। हमें क्या प्राप्त होगा? बेस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। जैसे कि अगर हम अम्ल जैसे कि HCl की अभिक्रिया कैल्शियम से कराते हैं, कैल्शियम क्या है? धातु है। तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें कैल्शियम क्लोराइड और CaCl2 और क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन गैस। और इसको संतुलित कर देते हैं, ये हो गया, ये हमें इक्वेशन प्राप्त होगा। तो वही आगे कह रहे हैं। एक्टिविटी 2.4 है। एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए, उसमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाइए, उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं उन्हें प्रेक्षण कीजिए। मतलब जो एक्टिविटी आपने की उसके अनुसार फिर से दोहराइए और एक्टिविटी कीजिए, जो आपने एक्टिविटी 2.3 की उसके अनुसार। आगे है, इन अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि ये क्षार है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जिंक यानी धातु है। इसकी अभिक्रिया जब क्षार और धातु के ऊपर हमने पढ़ा, जब अम्ल और धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें लवण और हाइड्रोजन गैस यानी बेस एंड हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही थी। यहाँ पे हम क्षार और धातु की अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम जिंकेट प्राप्त हो रहा है। और क्या प्राप्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। मतलब सभी क्षार जो है धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं ये देखते हैं। एक्टिविटी 2.5 दी गई है। 2 परख नलियां लीजिए, A एवं B, और इसे नामांकित कीजिए। परख नली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 लीजिए एवं परख नली B में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 लीजिए। सोडियम दोनों परख नलियों में लगभग 2 ml तनु HCl डाइल्यूट HCl मिलाइए। आपने क्या निरीक्षण किया? चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से प्रवाहित कीजिए। क्या आप एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा जा रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जा रहा है? गुजारा जा रहा है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में से
कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से गुजारा जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से ये देखिए गुजारा जा रहा है। आगे कहते हैं उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, और HCl जो कि एक्वस स्टेट में यानी जलीय अवस्था में है, इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस स्टेट में प्राप्त होगी और H2O लिक्विड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में प्राप्त होगी। आगे है परख नली बी में जो हमने लिया था, सोडियम कार्बोनेट और HCl से अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होगी, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और जल और क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें प्राप्त होगा। आगे देखते हैं उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पे जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली ऊपर अभिक्रिया में, उसको जब हम चूने के पानी से प्रवाहित कर रहे हैं, चूना का पानी मतलब चूने का विलयन क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो उसका रिएक्शन दिया गया है केमिकल रिएक्शन। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस स्टेट में है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। जब हम अपनी दीवारों पे चूना लगाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही का विलयन होता है और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट ही बनाता है, जो कि क्या है, संगमरमर का फॉर्मूला भी है। संगमरमर का केमिकल फॉर्मूला भी CaCO3 ही होता है और ये श्वेत कलर का होगा, श्वेत रंग होगा यानी वाइट कलर का, और हमें क्या प्राप्त होगा, H2O प्राप्त होगा जो कि लिक्विड में होगा। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, अधिक मात्रा है, तो क्या होगा, पहले तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, उसके बाद ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके आगे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, जल में विलयशील यानी जल में घुलने वाला CaHCO3 टेकन ट्वाइस जो कि एक्वस स्टेट में हमें प्राप्त होगा। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आप देख रहे हैं, इन्हीं के ये अलग अलग रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट, कैल्शियम जो कि धातु है और ये कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला हमें कि सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकला, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे ये धातु कार्बोनेट है जो कि सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये दोनों अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान कर रहे हैं। ये कंक्लूजन यहाँ पे हमें मिला है। आगे है इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रदान कर रहे हैं। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं, अभी हमने देखा अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, तो अब हम देख रहे हैं अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। एक्टिविटी 2.6 दी गई है। परख नली में लगभग 2 ml NaOH का घोल जो कि बेस है, क्षार है, का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनैप्थलीन विलयन डालिए। विलयन का रंग क्या है, फिनैप्थलीन क्या है, प्राकृतिक सूचक है। विलयन का रंग क्या है, इस विलयन में एक एक बूंद तनु HCl विलयन मिलाइए। अब हम क्या मिला रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं। पहले हमने क्षार लिया, उसमें इंडिकेटर डाला, सूचक डाला, फिर अब हम उसमें अम्ल मिला रहे हैं। क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया, ऑफ कोर्स आएगा। अगर आप क्षार में अम्ल मिलाएंगे तो परिवर्तन तो आएगा ही। अम्ल मिलाने के बाद फिनैप्थलीन का रंग क्यों बदल गया, क्यों, क्योंकि अम्ल जो है अम्ल और क्षारक मिलके एक दूसरे को उदासीन कर रहे हैं। अम्ल मिलाने के बाद फिनैप्थलीन का रंग क्यों बदल गया, अम्ल। अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदे मिलाइए। पहले NaOH लिया हमने, फिर उसमें हमने सूचक मिलाया, उसका रंग देखा, फिर HCl मिलाया, फिर हम NaOH का फिर बूंद डाल रहे हैं। क्या फिनैप्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि अम्ल को ये निरस्त करेगा। आपके विचार से ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करते
हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जैसे कि हमने NaOH लिया, उसमें सूचक डाला, फिर उसका रंग देखा, फिर हमने अम्ल डाला, उसका कलर चेंज हो गया, फिर से क्षार डाला और फिर उसका कलर वापस आ गया। मतलब पहले क्षार की प्रभाव को अम्ल ने निरस्त किया, उसके बाद अम्ल के बाद फिर क्षार डालने के बाद क्षार ने अम्ल के प्रभाव को निरस्त कर दिया। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, HCl जो कि अम्ल है, दोनों अभिक्रिया करके परस्पर क्या बनाएंगे, NaCl जो कि बेस है और एक्वस स्टेट में प्राप्त हो रहे हैं और जल बनेगा। मतलब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। क्या इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं? ऑफकोर्स कहते हैं, इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, क्षारक प्लस अम्ल टेंड्स टू लवण प्लस जल। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अभी हमने अम्लों के साथ धातु की अभिक्रिया देखी, अब हम धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया देखेंगे अम्लों के साथ। एक्टिविटी 2.7 दी गई है। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl लीजिए, डाइल्यूट लीजिए। और कॉपर ऑक्साइड क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। कॉपर धातु है हमारा और ऑक्साइड यानी धात्विक ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? जब आपने उसमें अम्ल डाला तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप देखेंगे कि विलयन का रंग नील हरित हो जाएगा। यानी कॉपर ऑक्साइड जो कि हमने लिया उसमें जब उसने HCl के साथ अभिक्रिया की तो उसका कलर क्या हो रहा है? नील हरित, मतलब नीला हरा हो जा रहा है एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जा रहा है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रियाओं में कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण है। कॉपर क्लोराइड का रंग यहाँ से हम निकाल सकते हैं, नीला हरा होता, यानी कॉपर क्लोराइड का रंग क्या होता है? नील हरित होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या प्राप्त होगा? लवण तथा जल। यानी धातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें सॉल्ट एंड H2A यानी जल प्रदान करते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है तो वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अभी हम देख रहे थे धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अब हम देख रहे हैं अधात्विक ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति यहाँ पता चलेगी। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय थी यानी बेसिक नेचर के थे, और अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं यानी एसिडिक नेचर के होते हैं। क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH टेकन टॉइस जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूंकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यही हमने अभी बताया था आपको कि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, और ये भी हमें क्या प्रदान करते हैं? लवण तथा जल प्रदान करते हैं, लवण एवं जल प्रदान करते हैं। आगे है सभी अम्लों एवं क्षारकों में समानताएं क्या होती हैं, उनमें क्या समान होता है? अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे थे। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है।
आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। एक्टिविटी 2.8 दी गई है। ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख। चित्र 2.3 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। जैसा कि आपको यहाँ फिगर दिखाया गया है 2.3 में। इसी तरीके से आपको सेटअप तैयार करना है। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी यहाँ 6 वोल्ट की दिखाई गई है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं इसको। इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए, पहले HCl के साथ, फिर उसके बाद H2SO4 के साथ ये एक्टिविटी फिर से करिए। आपने क्या परीक्षण किया? इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या प्रेक्षण किया? बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है, मतलब HCl, H2SO4, ग्लूकोज, एल्कोहल, क्या सब विलयनों में ऐसा ही क्या बल्ब आपको जलते हुए दिखाई देता है? क्या बल्ब में आपको इलेक्ट्रिसिटी जाती हुई दिखाई देती है? अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है। जब हम एसिड देते हैं जैसे कि HCl और H2SO4 देते हैं तो जैसा कि फिगर 2.3 में दिखाया भी गया है कि बल्ब जलने लगता है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि अम्ल जो है विद्युत का चालन करता है। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलयन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यही यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है। और क्यों होता है? आयनों की वजह से। जैसे कि अम्लों में धनायन H+ तथा ऋणायन HCl में जैसे कि Cl- पे H+ धनायन होता है और Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये धनायन और ऋणायन जो आयन है इसी की वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। HNO3 में NO3- नेगेटिव चार्ज होता है और CH3COOH में CH3COO- और H2SO4 में SO4 2- होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H+ है, इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। देखिए अम्ल में HCl में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है H+ आयन, और इससे ये पता चल रहा है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है। इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। आगे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। यही सेटअप फिर से बनाइए जैसा कि फिगर 2.3 में ऊपर दिखाया गया। क्या उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती दिखाई दे रही है? क्या करंट फ्लो हो रहा है उसमें? यहाँ है जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है, मतलब एसिड और बेस का क्या होता है जब हम उसको जल में घोलते हैं। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? अभी हमने देखा कि अम्लीय विलयन था, उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई और चूंकि अम्ल में H+ आयन उपस्थित था और वो H+ आयन दे रहा था, जिसकी वजह से उसका नेचर अम्लीय था और उसी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी। एक्टिविटी 2.9 दी गई है, जैसे कि आपको फिगर में भी सेटअप करके दिया गया है। फिगर 2.4 में दिया गया है HCl गैस का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे एक स्वच्छ एवं शुष्क परख नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए, सोडियम क्लोराइड लीजिए जो कि साधारण नमक होता है, तथा फिगर 2.4 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए जैसा कि यहाँ आपको सेटअप दिया गया है। परख नली में कुछ मात्रा में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कंसंट्रेट H2SO4 एसिड लीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? यहाँ पे आपको बताया भी गया है कि कौन सी गैस आ रही है। आपने प्रेक्षण किया क्या निकास नली से कोई गैस बाहर आ रही है? इस प्रकार उत्सर्जित गैस की सूखे तथा नम नीले लिटमस पत्र पर जांच कीजिए। एक बार आप सूखा लिटमस पेपर लीजिए और एक बार गीला लीजिए। क्या पता चलता है?
किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होगा? नम स्थिति में परिवर्तित होगा। क्यों? क्योंकि विलयन में ही अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, विलीन अवस्था में ही, सॉल्यूबल स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं। किस स्थिति में लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप के आधार पर आप निम्न के अम्लीय गुणधर्म के बारे में निष्कर्ष ज्ञात कीजिए। शुष्क HCl गैस, विलयन HCl गैस। शुष्क HCl गैस जब उत्सर्जित होगी प्रोडक्ट के रूप में, जब हमें शुष्क HCl गैस मिलेगी तो लिटमस पेपर हमारा कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन जब विलयन में हम लिटमस पेपर को टच कराएंगे तो उसमें लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। अध्यापकों के लिए निर्देश है, यदि जलवायु अत्यधिक आर्द्र हो तो गैस को शुष्क करने के लिए आपको कैल्शियम क्लोराइड वाली शुष्क नली से गैस प्रवाहित करना होगा। आगे है, इस प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। मतलब जब एसिड जो है आपका जल में है यानी विलीन अवस्था में है, तभी वो H+ आयन देगा। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया भी है, HCl + H2O चेंज हो रहा है H3O+ और +Cl- में। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ एक्वस स्टेट या हाइड्रोनियम आयन जो कि H3O+ से दर्शाया जाता है। H+ यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि हाइड्रोजन आयन जल के साथ कैसे रहते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में, H3O+ के रूप में। आपने देखा कि अम्ल जल में H3O+ अथवा H+ एक्वस आयन प्रदान करता है। आइए देखें कि किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। यहाँ पे आपको ये क्षार दिए गए हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और जल में इन्हें घोला जा रहा है और प्राप्त क्या हो रहा है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन यानी धात्विक आयन प्राप्त हो रहे हैं और हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, पोटेशियम आयन, OH- हाइड्रोक्साइड आयन सब एक्वस स्टेट में हमें प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से पता चलता है क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ऊपर हमने देखा कि एसिड जो होते हैं जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, और क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन प्रदान करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं वही क्षारक जो होते हैं क्षार होते हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्या आप जानते हैं सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इनका स्पर्श मतलब पहचानने का तरीका दिया गया है। साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। सारणी 2.1 में कौन से क्षारक क्षार हैं, वो आपसे पूछा गया है। कौन से जो क्षारक जल में घुलनशील होंगे वही क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। नीचे टेबल दिया गया उसमें से आपको पूछा गया है। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ आयन एक्वस स्टेट में तथा सभी क्षारक OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस स्टेट उत्पन्न करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्नलिखित रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जब अम्ल और क्षारक का रिएक्शन होता है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया दी गई है और हमें उससे प्राप्त क्या होता है, प्रोडक्ट बेस एंड वाटर, लवण तथा जल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे X जो है एसिड से लिया गया है, M जो है क्षारक से लिया गया है, OH दिखाया गया आपको हाइड्रोक्साइड आयन। उससे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये धातु से हो जाएगा, X जो है MX बनेगा और हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनेगा, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे देख रहे हैं 2H2O बन जाएगा, यानी दो हमारे पास हाइड्रोजन है और O, तो H2O बन जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, H2O। मतलब जब H+ आयन तथा OH- आयन मिलते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। आइए देखें कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। यहाँ एक्टिविटी 2.10 दी गई है, इसको देख लेते हैं। एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, इसमें कुछ बूंदे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल
यानी कंसंट्रेट H2SO4 की डालकर बीकर धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए। क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया? यह प्रक्रिया क्या ऊष्मा छेपी है अथवा ऊष्मा शोषी, मतलब ऊष्मा निकल रही है या इसको ऊष्मा देना पड़ रहा है या ऊष्मा अवशोषित कर रही है। मतलब उपर्युक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण को नोट करिए। पहले आप H2SO4 के साथ, मतलब एसिड के साथ यूज करेंगे इसको, मतलब इस एक्टिविटी को करेंगे। उसके बाद क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे। यहाँ पे आपको प्रिकॉशन दिया गया है, सांद्र अम्ल तथा क्षारक वाले बर्तनों में लगे चेतावनी के चिन्ह। ये क्यों होता है? क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, इनको डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है, यानी ये ऊष्मा उत्सर्जित कर रही है। जब आप बीकर को नीचे छुएंगे तो आपको गर्म महसूस होगा। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है। जैसे आप कभी दूध उबालते हुए देखेंगे, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बाहर आना शुरू होता है, ऊपर उठना। वैसे ही अम्ल, उसका टेम्परेचर जब एकाएक बढ़ेगा, आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो ऊपर आके आपके ही ऊपर गिर जाए। इसीलिए उसको एक एक बूंद डाला जाता है और जल को हिलाते रहना चाहिए। तथा आप जल सकते हैं, मतलब अगर आप ये सावधानी नहीं रखेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वो ग्लास जार भी टूट जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कैन या डिब्बों तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह फिगर 2.5 में प्रदर्शित पर ध्यान दीजिए। ऊपर जो हमने देखा कि एसिड को गिराते या बेस को गिराते समय क्या हो रहा था, आपने ऊपर यहाँ पे देखा, यही चेतावनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इस चेतावनी की बात की जा रही है। आगे, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+, जिसे हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, या OH- जिसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जब जल में हम अम्ल या क्षारक मिला रहे हैं तो अम्ल या क्षारक, उसकी सांद्रता कम हो रही है, वो तनुकृत हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, एवं अम्ल या क्षारक तनुकृत होते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? अब हमें ये देखना है अम्ल एवं क्षारक का जो सोल्यूशन होता है, जो घोल होता है, वो कितना स्ट्रांग होता है, कितना प्रबल होता है। हम जानते हैं कि अम्ल क्षारक के सूचकों का उपयोग करके अम्ल एवं क्षारक में अंतर प्रदर्शित किया जा सकता है। इंडिकेटर हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जैसे कि हल्दी था, लिटमस पेपर था, ये प्राकृतिक सूचक थे। फिनोफ्थलीन था, ये आपके सिंथेटिक मतलब कृत्रिम सूचक थे। तो इनका यूज करके हम अम्ल और क्षारक का पता कर सकते थे। पिछले अध्याय में हमने H+ आयन तथा OH- या OH- यानी हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयनों के विलयनों की सांद्रता कम होना तथा तनुकरण के बारे में पढ़ा था। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्ल तथा क्षारक कितना प्रबल है? इसको जानने के लिए हम सार्वत्रिक सूचक, जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं। मतलब अगर हम अम्ल और बेस, यानी अम्ल में जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और बेस में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पता करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, वो क्या है? जिसे हम pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक है किसका? पुषांश यानी पोटेंस का, जो एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति। मतलब उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कितनी प्रबलता है। इस pH स्केल से सामान्यतः 0 से अधिक या 14 यानी 14 अधिक क्षारीय pH को ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इस pH स्केल में 1 to 14
नंबर्स होते हैं जिसमें आपको उनको मापना होता है एसिड एंड बेस की प्रबलता को। साधारण भाषा में पीएच को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता की को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन H3O+ जिसे कहते हैं कि सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच उतना कम होगा, और हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता अधिक होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। मतलब 7 से कम जो होते हैं जिनका पीएच स्केल पर मेजर करने पे यूनिट 7 से कम आ रही है वो एसिड होते हैं, और जितना ही कम होता जाएगा उतनी एसिड में प्रबलता आती जाएगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा वो। तो यह अम्लीय विलयन होगा। मतलब 7 से कम हो तो अम्लीय विलयन होगा। यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है यानी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आप 7 बीच में देख रहे हैं, न्यूट्रल होता है, जो 7 पे होता है वो न्यूट्रल होता है, और जो 7 से ज़्यादा होता है, 7 से राइट साइड पे बढ़ने लगता है, उसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो वह विलयनों में OH- की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। मतलब अगर आप इधर इंक्रीज कर रहे हैं, 7 से ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब OH की, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ रही है। अगर 7 से कम हो रहे हैं तो किसकी सांद्रता बढ़ रही है, हाइड्रोजन आयन की, और 7 से कम है तो एसिड है, 7 से ऊपर या 14 के बीच में है तो उसे बेस कहते हैं। सामान्यतः पीएच सार्वत्रिक सूचक अंतराभरित पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है। यहाँ पे फिगर 2.6 दिया गया है, जिसके बारे में अभी हमने देखा कि 7 से कम होता जाएगा, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी, 7 से इंक्रीज होगा, 7 से अपर जाएगा, 7 से इंक्रीज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पे एक्टिविटी 2.11 दी गई है। यहाँ पे एक्टिविटी सारणी 2.2 दी गई, उसी के बारे में बोला गया है। दी गई सारणी 2.2 में विलयन के पीएच मानों की जांच करिए। स्केल से आप मेजर करिए कि इनका पीएच वैल्यू कितना आ रहा है। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। आपके प्रेक्षणों के आधार पर प्रत्येक पदार्थ की प्रकृति क्या होगी। बिना लिटमस पेपर के हम उतना उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाएंगे। जैसे कि हम लार का जानते हैं 6.5 होता है पीएच वैल्यू लगभग मान, और इसकी प्रकृति क्या होती है, जब 7 से कम है, 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगी, एसिडिक नेचर की हो जाएगी। नींबू का रस हम जानते हैं एसिडिक नेचर की होती है। और यहाँ पे कुछ आगे आपको मेजर किए भी गए हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है नींबू का रस की क्षारता की अम्लीयता कितनी होती है, 2.2, वही ऊपर आपको लिखना है। और इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। जठर रस, जो आपके आमाशय में जठर रस होता है वो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 1.2 होता है। और जो शुद्ध जल आप पेयजल होता है उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 7, और वो न्यूट्रल माना जाता है। आपका जो ब्लड होता है आपकी बॉडी में, उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7.4 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgO क्या होता है, उसका पीएच वैल्यू 10 होता है, जो कि क्षारीय हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे इसकी देखते हैं क्षारीयता प्रबल दिखाई गई है, क्योंकि इसका लगभग पीएच मान 14 के अप्रॉक्सीमेटली 14 दिखाया गया है, इसलिए वो अधिक सांद्र हो जाएगा। उसकी सांद्रता अधिक है और वो अधिक क्षारीय है, उसका नेचर प्रबल क्षारीय है। आगे है अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन, यानी जल में क्रमशः H+ आयन तथा OH- आयन की संख्या पर निर्भर करती है। जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं, जितना H+ आयन उतनी ज़्यादा अम्लीयता, और जितना OH- आयन हाइड्रोक्साइड आयन उतनी ज़्यादा क्षारीयता। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं, मतलब मान लीजिए 1 मोलर लिया हमने, तो वह विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। मतलब दोनों समान तो हाइड्रोजन आयन देंगे नहीं, दोनों अलग अलग देंगे, क्योंकि उनका पीएच स्केल पे भी देखेंगे तो आप अलग उनकी एसिडिटी मिलेगी आपको। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाला प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल कहलाएगा, जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएगा। क्या आप अब यह बता सकते हैं दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? हाँ, दुर्बल एवं प्रबल क्षारक, जैसे कि दुर्बल क्षारक क्या होंगे, जिनकी वैल्यू 7 से ज़्यादा लेकिन 14 से बहुत कम होती है, उन्हें हम दुर्बल क्षारक कहेंगे। लेकिन जिनकी वैल्यू 7 से बहुत ज़्यादा यानी लगभग 14 के पास होती है, 14 के आसपास होती है, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं।
आगे है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। हमारे डेली लाइफ में पीएच की क्या वैल्यू है उसे देखते हैं। क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? क्या कोई रेशियो होता है, मतलब क्या कोई सर्टेन पॉइंट होता है पीएच का जिनके बीच वो सरवाइव कर सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। हमारा शरीर 7 to 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का, और ये पूछा भी गया है बीपीएससी टीचर के एग्जाम में भी पूछा गया था ये, कि हमारी बॉडी का परास कितना होता है। 7 to 7.8 पीएच परास होता है। कभी कभी 6.5 to 7.5 के बीच में भी मान लिया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में ये होता है तो एग्जैक्ट यही है, नहीं है तो फिर उस पर हम जाते हैं। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं, मतलब उनके लिए एक सर्टेन पॉइंट होता है पीएच का, जैसे कि हमारे लिए है 7 to 7.8। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, और कम हो जाएगा मतलब यहाँ तो 7 से ऑलरेडी कम है और 5.6 से भी कम हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगी? अम्लीय वर्षा कहलाएगी। अम्लीय वर्षा का जल जब नदियों में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाएगी। जब पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और उनकी बॉडी उसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे लिविंग, तो क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है एक सर्टेन पॉइंट पे, पीएच के एक सर्टेन पॉइंट पे ही उसको झेल सकती है, किसी भी पॉइंट पे नहीं चल सकती पीएच के। क्या आप जानते हैं, यहाँ दिया गया है कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, दूसरे ग्रहों पे अम्ल पदार्थ क्या होते हैं, कैसे हुए? शुक्र, जिसे हम वीनस कहते हैं, जिसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट बन जा रहा है कि वीनस का वायुमंडल किससे बना हुआ है? H2SO4 अम्ल के मोटे परत से बना हुआ है, जिसका कलर क्या है? व्हाइट एंड येलो। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? मुश्किल है, क्योंकि हम अम्लीय उसका पीएच वैल्यू काफ़ी कम होगा 7 से, सभी जीव तो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो ज़्यादा अम्लीय वातावरण में रह सकते हैं वही वहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, या फिर नहीं भी कर पाएंगे। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच, आप जहाँ आप फल लगाते हैं या फिर फूल लगाते हैं या कुछ भी आप बागवानी कर रहे हैं, उस मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, उसका भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, मतलब पौधों को भी पीएच परास पौधों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए एवं एक्टिविटी 2.12 के अनुसार, जो कि यहाँ पे है, उनके पीएच की जांच कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि जहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वहाँ कौन से पौधे उपज रहे हैं। एक्टिविटी 2.12 है, देखते हैं। एक परखनली में लगभग 2 ग्राम मिट्टी रखिए, उसमें 5 ml जल मिलाइए, परखनली की सामग्री को हिलाइए, सामग्री को छानिए एवं परखनली में निस्यंद एकत्रित कीजिए। सार्वत्रिक सूचक पत्र की सहायता से इस निस्यंद की पीएच की जांच कीजिए। अपने क्षेत्र में पौधे के उपयुक्त विकास के लिए आदर्श मिट्टी के पीएच के संबंध में आपने क्या निष्कर्ष निकाला? ये निकाला कि अगर हमारे यहाँ अम्लीय ज़्यादा होगा तो हम उसमें ऐसी कुछ क्षारीय चीज़ मिलाएंगे कि न्यूट्रल हो, और अगर क्षारीयता ज़्यादा होगी तो हम उसको न्यूट्रल करना चाहेंगे, मतलब जो हमारे पौधों के लिए पीएच परास चाहिए हम उसे बनाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे पाचन तंत्र का पीएच, मतलब हमारे पाचन तंत्र का पीएच वैल्यू क्या है, हम किस पीएच के मान पे सरवाइव कर पाते हैं उसे देखते हैं। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर यानी आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्यों? ये अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है तो हमें नुकसान क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके लिए भी आप आगे की पोर्शन, यहाँ पे जो बायोलॉजी का पोर्शन आएगा उसमें देखेंगे कि उसमें एक श्लेष्म ग्रंथि भी होती है जो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नुकसान होने से बचाती है हमारी बॉडी को, जिसके कारण उदर में अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड मतलब
जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। अगर अम्लीयता ज़्यादा हो गई तो आप किसका यूज़ करेंगे? क्षारक का यूज़ करेंगे, ताकि वो न्यूट्रल हो सके, क्योंकि हम जानते हैं अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपसे पूछा गया है कि आपके घर में किसी को अगर किसी को अम्लीयता ज़्यादा हो गई तो आप क्या प्रदान करेंगे? वहाँ पे आपने आंसर दिया था कि बेकिंग सोडा का घोल देंगे, क्योंकि उसका नेचर थोड़ा सा क्षारीय होता है। इसके लिए मैग्नीशियम, इस अध्याय के आरंभ में ऐसा ही एक उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। यह एंटासिड अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन कर देगा। अगर पूछा जाए जब अम्लीयता ज़्यादा होती तो हम क्या देते हैं? एंटासिड देते हैं। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH टेकन ट्वाइस, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? MgOH टेकन ट्वाइस का। इसे क्या कह सकते हैं? एंटासिड कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आगे है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब हमारे दांतों को भी नुकसान होता है पीएच की वैल्यू डिसबैलेंस होने से। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मतलब हमारा जो माउथ है, हमारा जो मुंह है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? लगभग 5.5 होता है, और इससे कम होता है तो क्या होता है? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत तो नुकसान होने लगता है, दांतों में दांत गिरने लगते हैं। दांतों का इनेमल, दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि हमारे दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप रात में सोते हैं भोजन करने के बाद ब्रश करना चाहिए। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। मतलब हमें कैसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए? क्षारकीय, जो बेसिक नेचर का हो, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? हाँ, मारा तो है बचपन में। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको एक इलाज भी मिल रहा है कि जब आपको मधुमक्खी काटती है तो उसका जो डंक आपके अंदर जाता है तो वो कैसा उसका नेचर होता है? वो एसिडिक नेचर का होता है। और आपको उसको निरस्त करने के लिए, उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं? जो चीज़ बेसिक नेचर की हो, और यहाँ पे उसके एंटासिड के रूप में उसके प्रभाव को निरस्त करने के लिए आपको दुर्बल क्षारक, जैसे कि आपके पास बेकिंग सोडा होता है, उसका यूज कर सकते हैं। उस पर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं। नेटल एक पौधा होता है के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। नेटल का पौधा भी एक ऐसा होता है जो आपकी बॉडी को छू जाए तो आपको झंझनाहट महसूस होती है, जैसे कोई बड़ा कांटा चुभ गया हो, बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो अम्ल छोड़ता है, अम्लीय नेचर का होता है। इसलिए उसको भी निरस्त करने के लिए आपको कोई बेसिक नेचर की चीज़ लेनी चाहिए। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। मतलब अगर प्रकृति में जैसे नेटल का पौधा है, आप वो एसिडिक नेचर का उसका डंक लेने लगने से हमें अम्लीयता जैसा डंक लगता है और काफ़ी दर्द भी होता है, तो प्रकृति खुद उसकी दवा आपको देती है। क्षारकीय नेचर का कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे कहा गया है, प्रकृति उदासीनीकरण के लिए विकल्प खुद देती है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। नेटल जो है एक पौधा है जो कोई जंगलों में पाया जाता है। इनके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है। नेटल के पौधे से कैसे अम्ल का स्राव होता है? मेथेनोइक अम्ल, उसके जो बाल होते हैं उससे मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है, जिसके कारण दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इनका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की
पत्ती रगड़ कर किया जाता है, मतलब जहाँ ये पौधा पाया जाएगा उसी के आसपास कहीं ना कहीं डाक का पौधा भी पाया जाएगा, जिसके पत्ती को रगड़ कर आप इसके प्रभाव को निरस्त कर सकते हैं। ये पौधे अधिकतर निटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, वो क्षारकीय नेचर का होगा, तभी तो अम्लीय प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से निटल के पौधे के छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हो? आपको अगर घरेलू नुस्खों में कुछ भी यूज होता हो तो उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ प्राकृतिक चीज़ें दी गई हैं और फिर उनका नेचर दिया गया है कि वो किस नेचर के होते हैं, और यहाँ पे कुछ प्राकृतिक अम्ल दिए गए हैं, मतलब वो कौन से अम्ल हैं, किस चीज़ में पाए जाते हैं ये बताया गया है। जैसे कि एसिटिक अम्ल आपको सिरके में मिलेगा, सिट्रिक अम्ल संतरा में मिलेगा, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल, निटल के पौधे में भी मेथनोइक अम्ल हम देख रहे थे, निटल का डंक इसमें भी मेथनोइक अम्ल। आगे है लवण के संबंध में अधिक जानकारी। अभी हमने एसिड और बेस के बारे में कंप्लीट जानकारी ली, अब हम देखेंगे लवण के बारे में, सॉल्ट के बारे में कुछ देखेंगे। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण होते देखा है। जब हम एसिड और बेस का वो करवा रहे थे, अभिक्रिया करा रहे थे, उनमें जब रिएक्शन हो रहा था तो हमें क्या प्राप्त हो रहा था? सॉल्ट एंड वाटर, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए इनके निर्माण, गुणधर्म एवं उपयोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। यहाँ पे लवण परिवार दिया गया है, मतलब उनमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए होंगे, कौन कौन से लवण पाए जाते हैं, कौन कौन से लवण हैं, इसके बारे में बताया गया है, सॉल्ट के बारे में। आइए देखते हैं एक्टिविटी 2.13। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, उनके केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है, जैसे कि पोटेशियम सल्फेट KSO4, सोडियम सल्फेट NaSO4, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड NH3Cl। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिससे उपरोक्त लवण प्राप्त किए जा सकते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को ही एक परिवार कहा जा सकता है, जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम सल्फेट लवण के परिवार हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चीज़ कॉमन है। इन्होंने कहा समान धन या ऋण मूलक, जैसे कि इसमें समान धन मूलक है ना, सोडियम इसमें भी है, इसमें भी, दोनों में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इनको एक परिवार का माना जाएगा। इसी प्रकार NaCl एवं KCl भी जैसे कि क्लोराइड लवण के परिवार हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव आयन सेम है, एक कॉमन है, Cl कॉमन है दोनों में ना। इसी क्रियाकलाप में दिए गए लवणों में आप कितने परिवारों की पहचान कर सकते हैं? आपको देखना है कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, उन्हीं को जिनमें या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव कोई सा भी आयन कॉमन है, दोनों में से एक भी कॉमन है तो वो सेम परिवार के कहलाएंगे। अब यहाँ पे सॉल्ट का pH वैल्यू देखना है। एक्टिविटी 2.1 दी गई है। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हो आप मतलब उन्हें भी ले सकते हैं, आपके पास जो हो। जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल आश्रित जल का उपयोग कीजिए। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए। लिटमस पेपर से चेक करिए कि इनका pH वैल्यू क्या आ रहा है, ये मतलब किस नेचर के दिखा रहे हैं। कौन से लवण अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन है, ये pH से पता चलेगा आपको, लिटमस पेपर से चेक करके। लवण बनाने के लिए उपयोग होने वाले अम्ल या क्षारक भी पहचान कीजिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 2.4 में लिखना है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमें ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया था, उसका pH वैल्यू बताया गया था, उसी तरीके से आपको लिटमस पेपर से चेक करके लिखना है। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान, अगर आप चाहेंगे तो इन सब की टेबल को भी मिल जाएगा। आगे देखते हैं। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के pH का मान 7 होता है। इन्होंने कहा प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारक के लवण के pH का मान 7 होता है, दोनों अगर प्रबल हैं तो, तथा ये उदासीन होते हैं। जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का मान 7 से कम होता है। जहाँ अम्ल प्रबल होता है वहाँ लवण का pH वैल्यू कैसा प्राप्त होगा? 7 से कम। और ये अम्लीय होते हैं,
प्रबल क्षारक दुर्बल अम्ल के लवणों के, अगर आपका क्षारक प्रबल है तो आपको pH वैल्यू लवण की 7 से अधिक मिलेगी। और ये किस प्रकृति के होंगे? ये सॉल्ट क्षारकीय प्रकृति के होंगे। साधारण नमक से रसायन आगे देखते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया कराने से आपको क्या प्राप्त होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि आप ये अभिक्रिया जानते हैं, इसी लवण को हम अपने, जैसे कि NaCl जो हमें प्राप्त हुआ, इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है क्योंकि दोनों प्रबल थे। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इन्हें खनिज नमक कहते हैं। यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? बिल्कुल था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपने सबने सुना होगा। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। साधारण नमक जो है ज़्यादातर रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ होता है अन्य पदार्थ बनाने के लिए। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूड़ आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। इन सोडियम क्लोराइड से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। आइए देखते हैं कि कैसे पदार्थ का उपयोग विभिन्न पदार्थ बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, देखते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी NaCl का जलीय विलयन है, एक्वस स्टेट है। इसमें विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। इसे और ये वियोजन अभिक्रिया है, इसे वियोजित हो रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया है, और विद्युत दिया जा रहा है यानी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक क्षार है और प्रोडक्ट के रूप में क्लोरीन प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोरीन है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार होते हैं। क्लोरीन गैस एनोड पर एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। आप सेटअप पे देख सकते हैं, ये आपका एनोड है, ये कैथोड है। यहाँ पे इन्होंने कहा क्लोरीन गैस एनोड पे प्राप्त होगी, क्लोरीन आप देख रहे हैं एनोड की तरफ निकल रही है, और हाइड्रोजन गैस इन्होंने कहा कैथोड की तरफ निकलेगी। तो आप इधर देख सकते हैं कैथोड का साइड ये है और हाइड्रोजन गैस आपको निकलती हुई दिख रही होगी। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रही है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण हो रहा है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद जैसे कि क्लोरीन, हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड फिगर 2.8 में दिखाया गया है। तीनों ही उत्पाद उपयोगी हैं और इन्हें दिखाया गया है फिगर 2.8। यही है फिगर 2.8 आपका सेटअप आप देख सकते हैं। इसका नमक है NaCl यहाँ से दिया जा रहा है और एनोड पर आपको क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखाई देगी, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे कैथोड पर ही आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्राप्त हो रहा है। इन्होंने कहा है कि क्लोरीन का यहाँ कुछ यूज़ भी दिया गया है, जैसे जल की स्वच्छता में क्लोरीनीकरण आपने सुना होगा, उसमें जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने के लिए, उसके जल को स्वच्छ करने के लिए, PVC में रोगाणुनाशक के लिए, CFC कीटनाशक के रूप में क्लोरीन का यूज होता है। यहाँ से क्लोरीन के यूजेस के रूप में हम ये लिख सकते हैं। हाइड्रोजन जो होता है ईंधन के रूप में यूज हो जाता है। मार्गरीन या खाद के लिए अमोनिया जो बनती है उसमें यूज हो जाता है। नमक जो है धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्राप्त हो रहा है हमें धातुओं के साथ ग्रीस हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इन सब चीज़ों को बनाने में भी उपयोग होता है। आगे है विरंजक चूड़ के बारे में। ये कुछ इम्पोर्टेंस हैं केमिकल सब्सटेंस जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुछ नहीं तो उनका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, वो बनते कैसे हैं यही सब पूछ लिया जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड की चर्चा की, वैसे ही यहाँ पर विरंजक चूड़ दिया गया है।
आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड यानी NaCl जो कि लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। अगर आप इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूड़ के उत्पादन के लिए करते हैं। जो क्लोरीन गैस हमें प्राप्त हुई थी उसी को क्या करते हैं हम, यहाँ पे जब हमने सोडियम क्लोराइड किया था उसमें विद्युत अपघटन, सोडियम क्लोराइड का NaCl का जलीय विलयन लिया था और उसमें विद्युत अपघटन कराया था तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी। इसी क्लोरीन गैस का उपयोग हम विरंजक चूड़ के उत्पादन में करते हैं। इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूड़ के उत्पादन के लिए किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूड़ का निर्माण होता है। जो क्लोरीन हमें प्राप्त हुई थी ऊपर, उसी क्लोरीन का हम यहाँ यूज करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या प्राप्त हो रहा है, विरंजक चूड़ CaOCl2, जो कि विरंजक चूड़ का फॉर्मूला है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है, यहाँ आपको फॉर्मूले एक इक्वेशन के तौर पे दिखा दिया गया है। और विरंजक चूड़ का उपयोग क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट है वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, मतलब कलर करने के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, उन्हें कलर करने के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, अभी उपचयन और अपचयन हम ऊपर पढ़ चुके हैं अगले ही चैप्टर में, और उपचयन और उपचायक और अपचायक क्या होते हैं, जो अगले को ऑक्सीडाइज कर दें उसी को उपचायक, और जो अगले को रिड्यूस करते हैं उसी को अपचायक कहते हैं। पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए ये था विरंजक चूड़ का उपयोग। आगे है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी, जैसे कि हम छोले उबालते हैं तो उसमें थोड़ा डाल देते हैं। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का यूज हो रहा है, यहाँ पे L स्मॉल होना चाहिए जो कैपिटल लिख दिया गया है। सोडियम क्लोराइड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके हमें NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, और एक उसके साथ साथ क्या प्राप्त हो रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। क्रियाकलाप 2.14 में क्या आपने सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी? वहाँ पे उसकी pH वैल्यू क्या रहेगी, 7 से ऊपर रहेगी, और उसका नेचर कैसा रहेगा, क्षारीय। वो लवण है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक लवण है, सॉल्ट है, लेकिन उसका नेचर कैसा रहेगा, क्षारीय। क्या आप यह संबंध स्थापित कर सकते हैं कि क्यों इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है? हाँ, क्योंकि इसका नेचर क्षारीय होता है और यह अम्ल के प्रभाव को निरस्त कर देता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है। इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जब हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो अभिक्रिया क्या होती है खाने में, खाना पकाते समय, तो यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, ऊष्मा दी जाती है, तो हमें सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घरों में अनेक तरीकों से किया जाता है, जो कि आगे दिया गया है। बेकिंग सोडा का उपयोग होता कैसे, फर्स्ट पॉइंट है बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जो बेकिंग पाउडर होता है वो बेकिंग सोडा, जो कि सोडियम हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, और टार्टरिक अम्ल जैसे अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। ऊपर हमने देखा कि कैसे बेकिंग सोडा का अभिक्रिया कैसे होता है जब हम उसे खाने में डालते हैं, ऊष्मा देते हैं, और यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर की अभिक्रिया दे रहे हैं। जब जल में मिलाते हैं या गर्म करते हैं तो क्या अभिक्रिया होती है, यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन है, और प्राप्त क्या हो रहा है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होगा। आगे है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो बेकिंग पाउडर की अभिक्रिया हुई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, पाव रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है, तथा इससे ये मुलायम एवं स्पंजी होती हैं। इडली भी आपने देखा होगा तो आप बैटर बना के रख देते हैं थोड़े समय के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण उसमें खमीर उठता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एंटासिड
कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठन है। हम पढ़ चुके हैं कि जब मधुमक्खी काटती है अम्लीय डंक, उसका डंक अम्लीय होता है तो हम वहाँ पर दुर्बल क्षारक प्रकृति का एंटासिड जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, का यूज कर सकते हैं। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुँचाता है। मतलब अम्लीय प्रकृति जब अम्लीयता ज़्यादा होती है हमारे उदर में तो हम इसका घोल ले सकते हैं हल्का। इसका उपयोग ऐसा मतलब अम्लीयता उसको कम करता है, इसके प्रभाव को एकदम खत्म नहीं, कम करता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। मतलब सोडा अम्ल के अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। आगे है धोने का सोडा, धावन सोडा जिसे कहते हैं, Na2CO3 10H2O। इसका फार्मूला भी अक्सर पूछा जाता है कि धावन सोडा का फार्मूला क्या होता है। और यहाँ पे जल के कितने अणु मिल रहे हैं आपको, 10 अणु जल के भी होते हैं। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है वो है क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसको भी कहेंगे धावन सोडा है। आप ऊपर देख, सोडियम कार्बोनेट का ही प्रोडक्ट है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से मतलब ऊपर जो हमें सोडियम कार्बोनेट मिला था उसी का क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं, मतलब जल ऐड हो रहा है उसमें से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह भी एक क्षारकीय लवण है। इसका भी नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। आप देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट है जिसका जल से अभिक्रिया कराया जा रहा है, क्रिस्टलीकरण किया जा रहा है और बन क्या रहा है, सोडियम कार्बोनेट, और जल के 10 अणु इसमें उपस्थित हैं। अब ये धावन सोडा हो गया। धावन सोडा का फॉर्मूला है ये Na2CO3 10H2O। 10H2O क्या दर्शाता है, क्या यह Na2CO3 को आर्द्र बनाता है? हम इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे, इसका आंसर हम अगले भाग में जानेंगे। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी हैं। इनके उपयोग देख लेते हैं, यूज देख लेते हैं। धोने के सोडे के उपयोग दिए गए हैं कुछ यहाँ पे। फर्स्ट है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यूज, इनके फॉर्मूलाज, इनसे क्या बनता है, कैसे बनता है, ये पूछा ही जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। थर्ड पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। अभी आप एक पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा Na2CO3 10H2O का यूज होता है। और ये तो अस्थायी कठोरता हो गई। एक पॉइंट और है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, NaHCO3 कहते हैं। ऊपर जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं उसी को कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा था ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसको जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए यूज किया जा सकता है। क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क होते हैं? अब हमें ये देखना है कि क्या सॉल्ट में जल के अणु उपस्थित होते हैं या नहीं, क्या वो शुष्क होते हैं या उसमें जल के अणु पाए जाते हैं। एक्टिविटी 2.15 है कॉपर सल्फेट के CuSO4 के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है। गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग देखिए। क्वथन नली में क्या जल की बूंदें नजर आती हैं? क्या आपको क्वथन नली में जल की बूंदें दिख रही हैं आपको? गर्म करने के बाद प्राप्त कॉपर सल्फेट के नमूने में जल की 2-3 बूंद डालिए। मतलब आप गर्म करने पे जो कॉपर सल्फेट आपको प्राप्त हो रहा है फिर से उसमें 2-3 बूंद जल ऐड करिए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं, क्या कॉपर सल्फेट का नीला रंग वापस आ जाता है? पहले जो कॉपर सल्फेट का रंग नीला था उसे गर्म करने पर उसका जब रंग चेंज हो गया, उससे जल का क्रिस्टल निकल गया, उसका निर्जलीकरण हो गया, तो फिर जब हम उसमें 2-3 बूंद जल का ऐड करते हैं तो उसका कलर वापस आ जाएगा, वो नीला रंग फिर से उसका वापस आ जाएगा। शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट, मतलब पहले तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हमें शुष्क दिखते हैं लेकिन फिर भी उसमें जल के क्रिस्टलीय अणु होते हैं। क्रिस्टलन का जल होता है, मतलब शुष्क दिखने वाले कॉपर सल्फेट क्रिस्टलों में क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो यह जल हट जाता है एवं लवण का रंग श्वेत हो जाता है। कॉपर सल्फेट का रंग पहले नीला था लेकिन जब हमने उसको ऊष्मा दिया, टेम्परेचर दिया और उस जल को उसका निर्जलीकरण कर दिया तो उसका रंग श्वेत हो गया। यदि आप क्रिस्टल को पुनः जल से भिगोते हैं तो क्रिस्टल का नीला रंग वापस आ जाता है।
लवण के एक सूत्र इकाई में, यहाँ पे आपको डेफिनेशन है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्रिस्टलन का जल क्या होता है। तो लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जो जैसे कि हमने ऊपर सोडियम कार्बोनेट पढ़ा, Na2CO3 10H2, इसमें जल के क्रिस्टलन के कितने अणु हैं? 10 अणु हैं, 10 अणु हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट की एक सूत्र इकाई जल में सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं, यानी CuSO4 5H2, यहाँ पे जल के 5 अणु हैं। चलिए कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र ये है। क्या आप बता सकते हैं कि Na2CO3 10H2O का अणु आर्द्र है या नहीं? आर्द्र है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जल के 10 अणु हैं। जिप्सम एक अन्य लवण है। जिप्सम के बारे में देखते हैं, जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। जिप्सम में भी क्रिस्टलन का जल होता है, जो कि हमें शुष्क दिखते हैं लेकिन होता है इनमें। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, CuSO4 × 10H2H2। यहाँ पे जल के कितने अणु हैं? 2। अब हम इस लवण के उपयोगों पर ध्यान देते हैं। अब हम जिप्सम के उपयोग के बारे में देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को, मतलब जो हमने CuSO4 2H2 लिया था, उसको 373 केल्विन, मतलब सेल्सियस में देखा जाए तो 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग देता है। इससे जल इसका निर्जलीकरण हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, मतलब 373 केल्विन पे इसके जल निकलने लगता है, तो यह कैल्शियम सल्फेट CaSO4 अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, यहाँ पे देख सकते हैं जल का आधा अणु है, जिसे CaSO4 हाफ H2O कहते हैं, और इसीलिए इसको कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। इसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए, मतलब जो प्लास्टर चढ़ता है टूटने के बाद हड्डियों पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूड़ है। कलर कैसा होता है इसका? सफ़ेद। जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस पदार्थ हो जाता है। इसको ऊष्मा देने पर, इसका निर्जलीकरण करने पर हमें कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और फिर से इसमें जल मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? फिर से वही जिप्सम CaSO4 2H2 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला रिएक्शन दिया गया है, इक्वेशन रिएक्शन का। जैसे कि CaSO4 हाफ H2O, जो कि जिप्सम है, इसमें जब जल मिला रहे हैं, जल के 1.5 अणु मिला रहे हैं, जो कि हाफ एंड 1.5 प्लस करके 2 अणु हो जा रहे हैं, इसे ही जिप्सम कहते हैं, CaSO4 × 2H2। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? CaSO4 को 2 इकाई सूत्र जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करते हैं। ये आधा अणु कैसे प्राप्त होगा? जब हम CaSO4 का 2 अणु ले लेंगे और जल का 1 अणु ले लेंगे, तो इसके 1 अणु के साथ इसका आधा अणु जुड़ेगा। CaSO4 को 2 इकाई सूत्र जल के 1 अणु के साथ साझेदारी करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। पता करें कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। उसके पीछे कहानी आपको पता करनी है। आगे ये था हमारा चैप्टर 2 जिसे हमने देखा। अब हम इस चैप्टर के बारे में हमने क्या सीखा है इसे देखते हैं। आपने क्या सीखा? अम्ल क्षारक सूचक रंजकों के मिश्रण होते हैं, जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, विलयन में H+ एक्वस आयन के निर्माण के कारण ही पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है, साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। जब क्षारक किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ एक लवण का निर्माण होता है, जिसका ऋण आयन एक धातु एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं से संयुक्त रूप से निर्मित होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल में अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं।
जल में, यानी जब ये विलीन अवस्था में होते हैं तभी विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि ये क्रमशः हाइड्रोजन एवं हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं। अगर ये विलीन अवस्था में, विलीय अवस्था में नहीं है, मतलब जल में नहीं है, तो ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच pH जो कि 0 to 14 के बीच में होता है, स्केल के उपयोग से की जाती है, जो विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की माप होता है। क्या उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है, जबकि एक उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है, जबकि अम्लीय विलयन के pH का मान 7 से कम एवं क्षारकीय विलयन के pH का मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी जीवों में उपापचय की क्रिया pH की एक इष्टतम सीमा में होती है। सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे दैनिक जीवन में एवं उद्योगों में लवण के कई उपयोग हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 2 जो कि हमने अभी देखा, पूरा चैप्टर के बारे में एक्सप्लेनेशन देखा, फिर हमने देखा कि हमने क्या सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।